गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि आपका 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, अब हम लोग जो है पॉलिटिकल के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है आपका 22 मार्च को होने वाला है। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने सिलेबस पे चलते हैं। तो मैं हूँ जफ़र खान, मैं आपका स्वागत करता हूँ चाणक्य गुरु अकेडमी में। चलिए हम लोग अपने सिलेबस पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो है पार्ट ए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसमें दो बुकें हैं आपकी। पहला है पार्ट ए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। तो बायोपोलैरिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से जो आपको पढ़ के जाना है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये टॉपिक आपको बताने के बाद कौन कौन से आएंगे, मैं इसका पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दूंगा, उससे आप जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, आप उसको पढ़ लीजिएगा, 99% आपके उसमें मार्क्स आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखते हैं इसमें द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी में हम लोग पढ़ेंगे द सोवियत सिस्टम, गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया सोवियत सिस्टम के बारे में, यूएसएसआर के बारे में पढ़ेंगे, गोर्बाचेव का रोल क्या है डिसइंटीग्रेशन में यूएसएसआर के, ये देखेंगे। उसके बाद है कॉजेज एंड कंसिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत यूनियन के एंड होने के पीछे क्या रीज़न है और उसके कंसिक्वेंस क्या है, यहाँ पर ये चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं उसके अलावा शॉक थेरेपी एंड इट्स कंसिक्वेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ज़्यादातर शॉक थेरेपी, डिफाइन शॉक थेरेपी एंड राइट देयर कंसिक्वेंस, ये पूछा जाता है। फिर न्यू एंटिटी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक, रशिया, बाल्कन स्टेट, सेंट्रल एशिया स्टेट, इंडिया रिलेशन विद रशिया एंड अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। इसमें मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्या है कि पोस्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी यूएसएसआर के बाद का इन्वायरमेंट जो है ग्लोबल लेवल पे क्या रहा है, तो हम लोगों को देखना है कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में, कैपिटलिज्म फ्लो के बारे में, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है ये है कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर। तो कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर है सेकंड यहाँ चैप्टर दिया है, जो कि रियल में 4 चैप्टर है। आपको यहाँ पर किन के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ना है, आसियान के बारे में पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं पहला टॉपिक क्या है, यूरोपियन यूनियन, जिसको मार्शल प्लान के तहत बनाया गया। फिर एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, जिसको आसियान कहते हैं। फिर राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर। तो चाइनीज़ इकोनॉमी का राइज कब हुआ, 1949 से। रियल में राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी हम 1970 के डिकेड से पढ़ेंगे, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनकर आता है। फिर यहाँ पे जापान एंड साउथ कोरिया एज इमर्जिंग पावर है ग्लोबल लेवल पर, इसको देखना है हमें। थर्ड चैप्टर में चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, जिसको हम लोग सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन। इसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक कौन से आने वाले हैं, मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो हम लोग जो है यहाँ पर क्या देखेंगे, बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप भी देख सकते हैं, और आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिलेशनशिप भी देख सकते हैं। तो पाकिस्तान में मिलिट्री रूल रहा है, बांग्लादेश में भी 1971 तक हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पर जो है मिलिट्री रूल था, 1971 में सेपरेट नेशन बन गया बांग्लादेश। फिर है मोनार्च एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो हम लोग क्या देखते हैं कि कम्प्लीटली 2006 के बाद से जो है नेपाल में जो है आपका मोनार्च जो है वो इस्टेब्लिश था, उससे पहले मोनार्च इस्टेब्लिश था, इसके बाद डेमोक्रेसी यहाँ पर आ गई। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका, इसमें मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, सिन्हली और आपका तमिल, ये दो के बारे में, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, पीस एंड कॉपरेशन, यानी कि भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट और उसकी नेबरिंग कंट्री के बीच में क्या रिलेशन है पर्टिकुलर, ये बताना है इसमें। फिर आते हैं हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम यूएनओ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यूएनओ की बात, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आप चलते हैं मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इवोल्यूशन ऑफ यूएन, यानी कि यूएनओ का कैसा डेवलपमेंट हुआ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप लोग बात करेंगे अलग अलग एजेंसी के बारे में, जिसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। प्रोसेड एंड जुडिक्शन ऑफ द यूएन, इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स की एजेंसी, यानी टाइम के साथ साथ जो है
यूएनओ के ऑर्गन में, यूएनओ के ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रिफॉर्म चाहिए वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये सारे बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है ग्लोबल लेवल पे दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसे ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन कहा जाता है ग्लोबल लेवल पे, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है और ह्यूमन राइट वॉच है, जो ग्लोबल लेवल पे हर साल रिपोर्ट को प्रिंट करती हैं। तो हम लोग देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल है और क्या है आपका ह्यूमन राइट वॉच। इम्प्लीकेशन एंड द फ्यूचर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे दो टाइप्स के सिक्योरिटी है, ट्रेडिशनल पढ़ना है, नॉन ट्रेडिशनल पढ़ना है। तो ये आपको सिक्योरिटी ध्यान में रखनी है और इसके बाद आपको इंडिया की सिक्योरिटी ट्रेजेडी बतानी है प्रेजेंट टाइम में कि क्या काम कर रही है ग्लोबल लेवल पे। तो यहाँ पे मीनिंग एंड टाइप ऑफ सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी है, फिर नॉन ट्रेडिशनल नेशंस ऑफ सिक्योरिटी है, न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट। न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट का मतलब क्या होता है, जैसे प्रेजेंट टाइम में नई नई जो है थ्रेट है हमारे लिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, जैसे आपका टेररिज्म हो गया, जैसे आपका डिसीज़ हो गई, ये नई तरीके की जो है हमारे लिए थ्रेट है। उसके बाद है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। इसका मतलब ये हो गया ग्लोबल लेवल पे जो है कुछ ऐसे सिक्योरिटी जिसको मेंटेन सारी कंट्री करती है, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल है, टेररिज्म को कंट्रोल करना है और आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और एंड में बताया इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, जो आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। नेक्स्ट में इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ग्लोबल कॉमन्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी ग्लोबल कॉमन्स क्या है, आप लोगों ने देखा होगा ग्लोबल कॉमन्स में हम लोग उसकी बात करते हैं जो वर्ल्ड की कॉमन प्रॉपर्टी, जैसे अंटार्कटिका, जैसे ओपन सी है और आपका जैसे स्पेस है। नेक्स्ट में देखते हैं कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल लेवल पे कॉमन तो है ये चीज़ें, लेकिन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका डोमिनेंस हो सकता है उसमें। इंडिया एंड इस इन्वायरमेंटल इशूज पे पढ़ना पड़ेगा आपको। इसमें इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो है इंडिया और ग्लोबल लेवल पे कैसे हुए ये देखना है। और रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनस पीपल किसको कहते हैं हम लोग, नेटिव पीपल को कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इंडिजिनस पीपल हम लोग किनको कहते हैं, एंशिएंट टाइम के पीपल को, जिसको हम आदिवासी भी कहते हैं, तो उनके राइट्स के बारे में आपको बात करनी। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन सबसे अच्छा टॉपिक है, इसमें आपको हर बार 3 चीज़ें पूछी जाती है, ध्यान से सुन लेना। ग्लोबलाइजेशन में आपको जो है ग्लोबलाइजेशन के कंसिक्वेंस पूछे जाएंगे, इसके पॉलिटिकल हैं, सोशल और कल्चरल है और इकोनॉमिकल है, तो ये आपसे पूछे जाएंगे। और इसके बाद रेजिस्टेंस पूछे जाएंगे कि ग्लोबल लेवल पर जो है ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिसिज्म कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये सारी बातें करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ग्लोबलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, कॉजेज एंड कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, क्या कारण थे, क्या इसके रिजल्ट आए। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन वो बता दिया। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, तो सब चीज़ की मेरिट डिमेरिट दोनों होती है। अब हम लोग पार्ट बी पर चलेंगे, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपका चैलेंजिंग ऑफ नेशन बिल्डिंग में क्या है, जो 3 चैलेंजेस है वो पढ़ने को मिलेंगे, चाहे आपका डेमोक्रेसी हो, चाहे डेवलपमेंट ऑफ होल क्लासेस हो, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें। उसके बाद है पार्टीशन के बारे में पढ़ेंगे। पार्टीशन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑन रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन कहते हैं दोबारा से किसी को सेटलमेंट करना, रीसेटलमेंट करना, उसे कहते हैं। कंसिक्वेंस ऑफ पार्टीशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। सबसे लार्ज स्केल पर देखा जाए प्रिंसली स्टेट, कौन से प्रिंसली स्टेट के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो आपका जम्मू एंड कश्मीर है और दूसरा हैदराबाद है। तो यहाँ ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो हम लोगों ने पर्टिकुलर क्या है, हैदराबाद, मणिपुर, और नेक्स्ट में क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जिसको SRC कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। अब ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है। ग्लोबल लेवल पे देखा जाए 1952 से लेकर 1967 तक हम लोग क्या कहते हैं, वन पार्टी डोमिनेंस कहते हैं। अब देखो इसमें क्या है, क्या पढ़ेंगे, चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी के बारे में, कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, यानी 1952 से आपका जो है 62 तक है, ध्यान रखना 62
4 तक है, जब जो है नेहरू की डेथ हुई थी तब तक है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कॉलिजन, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है टॉलरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन, इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी का रोल बस यही है कि डेमोक्रेसी को मोर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना। नेक्स्ट में चलते हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इसमें पर्टिकुलर आपसे प्लानिंग कमीशन के बारे में पूछा जाएगा, आपसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, इनके बारे में पूछा जाएगा। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अब आपसे इसके बारे में कम पूछा जाएगा। किसके बारे में पूछा जाएगा? नीति आयोग के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जो 2015 से इम्प्लीमेंट है इंडिया में। तो देखते हैं इसमें क्या है। पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग, प्लानिंग कमीशन है। द अर्ली इनिशिएटिव, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में मैं आपको अभी समझा चुका हूँ। नेक्स्ट है इंडिया एंड एक्सटर्नल रिलेशन। एक्सटर्नल को कहते हैं फॉरेन रिलेशन के बारे में, कि इंडिया का चाइना के साथ क्या रिलेशन है, बांग्लादेश के साथ क्या रिलेशन है। तो ग्लोबल लेवल पे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात है, हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो नाम को जो है अफ्रो एशियाई कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे इसको फर्स्टली जो है रिकॉग्नाइज किया जाने वाला था इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के बाडुंग में 1955 में, लेकिन ये 1961 में रिकॉग्नाइज हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे। तो यहाँ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, नेहरू का क्या रोल था उसमें। डिस्टेंस फ्रॉम टू कैम्प, अफ्रो एशियन यूनिटी, जो मैंने अभी नाम बताया आपको। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, द चाइनीज इन्वेजन, यानी कि 1962 में उसका कब्जा हो गया था अक्साई चीन पे, अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिए पे। तो यहाँ ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और पाकिस्तान बांग्लादेश वॉर, जो आपको मैंने पहले इसमें करा दी। सबसे अच्छी बात है, अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना ज़्यादा, तो आप इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी पढ़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द 99% ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इसमें। चैलेंज टू एंड रीस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। अब कांग्रेस को फिर से रीस्टोर करना है इसमें। तो यहाँ क्या है, चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। तो 4th जनरल इलेक्शन 1967 का हुआ था, जिसको हम लोग जो है आपका पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी टाइम में नॉन कांग्रेसिज्म जो है देखने को मिली थी पूरे भारत के अंदर। नेक्स्ट में आ जाते हैं इलेक्टोरल वर्डिक्ट कॉलिशन डिफेक्शन। तो डिफेक्शन के बारे में भी यहाँ पूछा जाएगा, जिसमें आपका सबसे फेमस जुमला क्या था, आया राम गया राम, जो डिफेक्शन को लेकर था। नेक्स्ट है इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। सिंडिकेट और इंदिरा वर्सेस, सिंडिकेट इन्हीं के सीनियर पार्टी है, मतलब सीनियर लीडर की ये एक पार्टी है। तो इंदिरा गांधी का जो है चैलेंजेस किसके साथ था, अपनी ही पार्टी के साथ। फिर प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर 1969 में डिस्प्यूट को पढ़ेंगे। फिर आपका 1971 में रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, जिसमें 1971 में रिमूव पॉवर्टी का स्लोगन देकर इंदिरा गांधी पावर में आई थी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में हम लोग इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्टली क्या है, कॉजेज एंड कंसिक्वेंस ऑफ इमरजेंसी, इसके बारे में हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। और ये भी पूछा जाता है, डू यू एग्री विद एमरजेंसी, क्या आप लोग एमरजेंसी से, आपातकाल से सहमत हैं या नहीं। तो उसके बारे में भी पॉइंट आपको देना पड़ेगा। और इसके मेरिट डिमेरिट दोनों लिखने को आती हैं। तो पहला है बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में क्या थी। फिर गुजरात एंड बिहार मूवमेंट क्यों हुआ था, महंगाई को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर था। कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, यानी कि जगमोहन लाल सिन्हा जो थे, उन्होंने जैसे इनके इलेक्शन को जो है बेबुनियाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, उसके तहत ही जो है सबसे पहले जो है देखा गया। उसी के चलते इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की। उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, क्राइसिस रिस्पॉन्स, कॉन्सिक्वेंस, जो अभी मैंने आपको बता दिया। लेसन ऑफ द इमरजेंसी, इमरजेंसी से क्या सीख मिली है। तो ये भी है कि सभी को पूरी पावर जो है एक पीएम को नहीं देनी चाहिए, कैबिनेट के पास भी पावर होनी चाहिए। पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, लोकसभा इलेक्शन 1977 में इलेक्शन हुए थे। तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, तो ये बुरी तरीके से पार्टी हार गई थी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें। अब आते रीजनल एस्पिरेशन। रीजनल एस्पिरेशन
इसमें हम पर्टिकुलर रीजन को, रीजनल एस्पिरेशन का मुद्दा जो स्टार्ट हुआ 1960 के डिकेड के बाद हुआ था। 67 के बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न करके स्टेट को भी पावर दे दी गई थी कि अपने एरिया में आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हो। तो देखिए रीजन एंड नेशन इंडिया अप्रोच, एरिया ऑफ टेंशन जम्मू एंड कश्मीर जो बता दिया है। जम्मू और कश्मीर तो अब भारत में 5 अगस्त 2019 को जो है शामिल हो गया है और वो उसमें धारा 370 आर्टिकल 370 को रिमूव कर लिया। रूट ऑफ द प्रॉब्लम, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट पॉलिटिक्स सिंस 1948। तो यहाँ पर डिस्प्यूट के बारे में भी पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स सिंस 1948 के बारे में पढ़ेंगे। फिर 2002 के राइट्स जो हुए थे, दंगे हुए थे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग गुजरात राइट कहते हैं या गोधरा इंसिडेंट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आपका जो है इसमें रोड टू पीस, द नॉर्थ ईस्ट डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी। उसके बाद जो है सेवन सिस्टर आपकी जो है कंटिन्यू यहाँ बनती चली गई। सेवन सिस्टर जिसको नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश कहते हैं, मणिपुर हो गया आपका, असम हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पर अलग अलग जो है आपका एलिनेट जो है मूवमेंट चलाए गए। नेक्स्ट में आते हैं रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है किसके बारे में, ये दौर ऐसा दौर है गवर्नमेंट का जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिजन, द एज ऑफ कॉलिजन गवर्नमेंट। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990, इरा ऑफ कॉलिजन अलायंस पॉलिटिक्स, जब टू और मोर पॉलिटिक्स मिलके, पॉलिटिकल पार्टी मिलके कोई पार्टी कोई गवर्नमेंट बनाएगी, उसे हम कॉलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। पॉलिटिकल राइज ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, इसमें मंडल इम्प्लीमेंट हो जाएगा 1992 में। फिर आपका पॉलिटिकल फॉल आउट है, कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो अयोध्या डिस्प्यूट जो है 1992 में बाबरी मॉस्क का डिमोलिशन हुआ था और 1992 के बाद जो है फिर बाद में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट भी हुए थे इसी को लेकर। नेक्स्ट है इमरजेंस ऑफ न्यू कंसेंसन, लोकसभा इलेक्शन 2004। तो 2004 में किनकी गवर्नमेंट आई थी, हमारे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई थी। फिर ग्रोथ ऑफ कंसेंसन के बारे में बात करते हैं बाद में। इतनी चीज़ें हैं आपको बता दिया और बाकी लास्ट में मैंने पीडीएफ भी अपलोड कर दिया है इससे रिलेटेड। आप चाहे तो मेन क्वेश्चन देख सकते हैं, उसको ही फॉलो करके उसको ही पढ़ के आपके 90+ मार्क्स आ जाएंगे पॉलिटिकल साइंस में। तो आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है और आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। इससे आगे भी मैं आपको जो है गाइड करता रहूँगा पेपर के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर किए अपना। धन्यवाद।